नमस्कार। दुनिया, देश और राजनीति से लेकर रक्षा और कूटनीतिक तक की हर बड़ी खबर पर होगी हमारी खास नजर। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर, भारत की बड़ी सैन्य उपलब्धियां, बंगाल और तमिलनाडु की सियासत में हलचल और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूत होती मौजूदगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। संयुक्त अरब अमीरात रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 3 लोग घायल हुए। हालांकि ईरान की ओर से अब तक इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उधर अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरानी बलों ने उसके युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी हमले में नागरिक इलाकों और तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। होर्मुज स्ट्रेट के पास 3 अमेरिकी जहाजों पर हमले के बाद मामला और गहरा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हमले का जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया और तीनों जहाज सुरक्षित बाहर निकल आए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेना और हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। वहीं ईरान की एलिट फोर्स ने दावा किया है कि यह कार्यवाही अमेरिका की उस्कावे वाली नीति के जवाब में की गई। इसी बीच सऊदी अरब द्वारा अमेरिकी अभियान में सहयोग से इनकार करने की खबरों ने क्षेत्रीय संकट को और बढ़ा दिया। और अब बात करते हैं उस कूटनीतिक मोर्चे की, जहां अमेरिका ने यूरोप के साथ मिलकर ईरान को बड़ा संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ इस बात को लेकर पूरी तरह से एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनकी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लॉयन के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर अहम बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ऐसा शासन जो अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा करता है, उसे परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बातचीत के दौरान अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और टैरिफ कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से व्यापार समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपील की और चेतावनी दी कि तय समय सीमा तक समझौता लागू नहीं होने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। इसी बीच समुद्र में अमेरिकी कार्यवाही का एक और वीडियो भी सामने आया। बीती रात अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहे 2 तेल टैंकरों MT-3 और MT-7 को कार्यवाही करते हुए रोक दिया। इस ऑपरेशन के दौरान हुए हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें समुद्र में तेज सैन्य गतिविधियां और टैंकरों को घेरते अमेरिकी युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी नेवी ने सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय तनाव के बीच ये कार्यवाही की। हालांकि इस घटना को लेकर ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, प्रभावी शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत प्रवासियों की यात्रा से लेकर उनकी संभावित वापसी तक हर स्तर पर सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही को लेकर व्यापक द्विपक्षीय समझौते किए हैं, जबकि कई अन्य समझौते पर विचार जारी है। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत अवैध पलायन, मानव तस्करी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी और मानवीय ढांचा तैयार कर रहा है। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की। इंडोनेशिया में माउंट डुनको ज्वालामुखी फटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने विस्फोट के बाद लापता हुए 20 पर्वतारोहियों के समूह में शामिल सभी जीवित लोगों को खोज लिया। पुलिस के मुताबिक 15 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि पर्वतारोहण पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये समूह ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर रहा था।
माउंट डुनोको इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है और यह पर्यटकों व पर्वतारोहियों के बीच काफी लोकप्रिय है। अब ऐसी शख्सियत की बात जिनकी विरासत आज पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम जिसने साहित्य, संगीत और मानवता को नई पहचान दी। बांग्लादेश में आज उनकी 165वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ और रविंद्र संगीत के जरिए लोगों ने उन्हें याद किया। टैगोर को उनकी महान कृति गीतांजलि के लिए साल 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ढाका से लेकर सिलाई इदाहा कुठीबारी तक विशेष समारोह आयोजित किए गए, जहां कलाकारों और साहित्य प्रेमियों ने टैगोर की विरासत को नमन किया। बांग्लादेश के शैक्षणिक संस्थानों में भी निबंध प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि शांति, संस्कृति और मानवता की अमर आवाज माने जाते हैं। बुल्गारिया में लंबे समय से जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच संसद ने रूमेन रादेव को देश का नया प्रधानमंत्री मंजूर कर दिया है। 62 वर्षीय रादेव इससे पहले बुल्गारिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब उनसे देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की उम्मीद जताई जा रही है। रूमेन रादेव ने अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के खत्म होने से कुछ महीने पहले ही जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। दरअसल दिसंबर में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद देश की पिछली रूढ़िवादी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद बुल्गारिया में नई राजनीतिक शुरुआत की मांग तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान की सैन्य गतिविधियों पर बड़ा प्रहार करते हुए 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों में चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान को हथियार निर्माण और शायद ड्रोन व बैलिस्टिक मिसाइल के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में मदद कर रहा था। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए आर्थिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों को भी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और अमेरिका ने मिलकर नाजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत लोगों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। विक्ट्री डे के अवसर पर पुतिन ने कहा कि इस दिन का दुनिया भर में गंभीरता और सम्मान के साथ स्मरण होना चाहिए ताकि युद्ध के असली नायकों की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाए। उन्होंने कहा कि नाजीवाद पर जीत में सोवियत संघ की भूमिका और उसके बलिदान का सच इतिहास में कायम रहना बेहद जरूरी है। अब रुक करते हैं भारत का, जहां इंदौर में वैश्विक कृषि सहयोग पर बड़ी चर्चा शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के तहत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत 21 देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इन देशों में दुनिया के करीब 68% किसान रहते हैं। सम्मेलन के पहले चरण में 11 जून तक खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते के लिए एक अहम और ऐतिहासिक कदम बताया है। नई दिल्ली में आयोजित यूरोप दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के नतीजे दोनों पक्षों की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्बर्ट डेल्फिन भी मौजूद रहे, जहां आपसी सहयोग, व्यापार और निवेश को और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पदभार संभालने के साथ ही वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी भारतीय सेना के बेहद अनुभवी और सम्मानित अधिकारी माने जाते हैं। वे फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत
कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्होंने पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे पर कई अहम सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया। और अब नौसेना में भी बड़ा बदलाव किया गया। सरकार ने नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी कृष्ण स्वामीनाथन को जिम्मेदारी सौंपी। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे वर्तमान नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन फिलहाल पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। करीब 4 दशकों के लंबे और विशिष्ट सैन्य अनुभव वाले वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के बेहद अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। टीवीके के प्रमुख विजय के नेतृत्व में सरकार बनने की अटकलों के बीच इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। वहीं अब ये भी साफ हो गया है कि आज कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। टीवीके ने पहले वादा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राजनीतिक समीकरण अब भी स्पष्ट नहीं हो पाए। इसी बीच एएमके के नेता दिनाकरन ने राज्यपाल से मुलाकात कर एआईएमडीएमके के प्रमुख एडप्पी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखते हुए समर्थन पत्र सौंपा है, जिसे तमिलनाडु की सियासत और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने पर देश की सीमाओं को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया है। कोलकाता में नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अमित शाह ने कहा कि असम, त्रिपुरा और अब पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार होने से सीमाएं अधिक सुरक्षित होंगी और घुसपैठ व गौ तस्करी पर सख्त रोक लगेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोनार बांग्ला के निर्माण और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का आह्वान भी किया। और अब पश्चिम बंगाल में आज होने जा रहा है एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज ऐतिहासिक दिन है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोलकाता में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी को शुक्रवार को भाजपा विधायक दल नेता चुना गया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का आधिकारिक ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी की यह जीत टीएमसी के लंबे शासन के अंत और राज्य की राजनीतिक में बड़े बदलाव के तौर पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर 90 वर्षीय बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर उनका सम्मान किया और उन्हें गले लगाया। पीएम मोदी ने बीजेपी के प्रति उनके आजीवन समर्पण और संघर्ष को नमन किया। माखनलाल सरकार ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। इस भावुक पल ने समारोह में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी भावुक नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और मंच पर मौजूद एनडीए के वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन भी किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मंच से झुककर लोगों का अभिवादन किया और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल विकास, सुरक्षा और समृद्धि की नई दिशा में आगे बढ़ेगा। संबित पात्रा ने विश्वास जताया कि नई भाजपा सरकार राज्य में सोनार बांग्ला के विजन को साकार करने की दिशा में काम करेगी।
कोलकाता शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक भावुक पल देखने को भी मिला, जब अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती राजनाथ सिंह के पैर छूने पहुंचे, लेकिन रक्षा मंत्री ने उन्हें रोक लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मिथुन दा को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने और पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका को अहम माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा, लिख कर ले लो, कोई और पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हम हराएंगे। राहुल गांधी के इस बयान को आगामी चुनावों और विपक्ष की रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। उन्होंने टैगोर को महान साहित्यकार, चिंतक और संगीतकार बताते हुए कहा कि उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता और मानवता की भावना को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि गीतांजलि ने मानवता और अध्यात्म को नई राह दिखाई, जबकि जनगण मन ने देश की एकता और सम्मान को स्वर दिया। भारतीय सेना के स्पेयर कोर के अंतर्गत रेड सील डिवीजन के 9 वॉरियर्स ने मणिपुर के लिमाखोंग मिलिट्री स्टेशन में विशेष स्टील दरिंग अभ्यास किया। इस उच्च स्तरीय परीक्षण में 5 डॉग स्क्वाड टीमों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य हेलीकॉप्टर के जरिए तेज तैनाती, ऑपरेशनल तालमेल, युद्धक तैयारी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सैनिकों के साथ बेहतर समन्वय को मजबूत करना था। भारतीय सेना लगातार अपने K9 वॉरियर्स को आधुनिक ऑपरेशनों के लिए तैयार कर रही है। भारत ने अपने पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया। DRDO और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा तट के पास इस अत्याधुनिक हथियार प्रणाली का टेस्ट किया। तारा एक मॉड्यूल आधारित किचन रेंज एक्सटेंशन किट है, जो सामान्य बमों को सटीक निशाना लगाने वाले स्मार्ट गाइडेड वेपन में बदल देती है। इस सफलता को भारत की रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर सैन्य क्षमता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पटेल नगर स्थित एक AC सर्विस सेंटर में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि वहां रखे AC गैस सिलेंडरों और कंप्रेसरों में लगातार धमाके होते रहे। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की चपेट में आकर 2 कारें और करीब 10 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। उड़ीसा के जीतू मुंडा, जो बहन के खाते से 19,300 रुपए निकालने के लिए उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंचे थे, अब उन्हें करीब 15 लाख की आर्थिक मदद मिली है। उनकी दर्द भरी कहानी सामने आने के बाद देश भर से लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें लगभग 10 लाख की सहायता मिली, जबकि राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 1,45,000 की मदद दी। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं की ओर से भी आर्थिक सहयोग लगातार मिल रहा है। बिहार के सहरसा जिले में मिड डे मील में सांप जैसे जीव निकलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि भोजन खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना सहरसा के बड़गांव मध्य विद्यालय की बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी, जबकि प्रभावित बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। पटना के कई इलाके में आज बिजली आपूर्ति कुछ घंटों के लिए बाधित रहेगी। बिजली विभाग के मुताबिक अलग अलग फीडरों में प्रोजेक्ट और मरम्मत कार्य के चलते सुबह से दोपहर तक कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी। प्रभावित इलाके में शिवचक, सगुना, मोड़, तेज प्रताप नगर, विजयनगर समेत कई इलाके शामिल हैं। विभाग ने लोगों से जरूरी काम पहले ही निपटाने की अपील की है। नोएडा में घर खरीदना अब और महंगा हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग समेत कई श्रेणियों में आवंटन दरों में 11% तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है।
प्राधिकरण के मुताबिक विकास कार्यों में बढ़त खर्च और कंस्ट्रक्शन लागत में इजाफे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराना भी पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ेगा। अभिनेत्री रीवा अरोड़ा ने एक डिलीवरी एजेंट पर बदसलूकी और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रीवा ने ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था। रीवा अरोड़ा के मुताबिक डिलीवरी एजेंट शुरुआत से ही गलत तरीके से बात कर रहा था और उसका व्यवहार काफी गलत था। अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एजेंट और ज्यादा गुस्से में आ गया। रीवा ने बताया कि उनकी मां ने भी मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर सर्कुलर जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। हालांकि इस दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस कक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को मजबूत करना और उनके सीखने के स्तर में सुधार लाना है। अगर आप भी फुल टाइम, पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में हैं, तो इस पोर्टल पर नौकरी सर्च कर सकते हैं। देश के कोने कोने से यहाँ नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। भारत सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस यानी NCS पोर्टल पर अब देश भर में उपलब्ध रिमोट और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आसानी से खोजी जा सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित यह पोर्टल नौकरी तलाशने वालों और कंपनियों को जोड़ने का काम करता है। उम्मीदवार यहां अपनी योग्यता, स्किल और पसंद के अनुसार नौकरी सर्च कर सकते हैं। पोर्टल पर वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम और रिमोट जॉब्स के लिए अलग अलग फिल्टर भी दिया गया है, जिससे नौकरी ढूंढना आसान हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड शिमला ने जूनियर क्लर्क के 91 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मई से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई तक तय की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। गुजरात लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में जनरल मैनेजर समेत 11 पदों पर भर्ती निकाली है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 19 मई तक गुजरात लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।